आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक तरीका सीखा था जिसका नाम था सिमेट्री मेथड। वो सिमेट्री मेथड जो था वो रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे पहले हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि मान लो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे आपको 5 रजिस्टर्स दिख रहे होंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको एक बैटरी प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। और आपसे बोला जाए मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट की है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और आप कह सकते हो इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 2। इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। अच्छा यहाँ पे भी 2 है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि भाई इस वाले सर्किट से आप कितना करंट फ्लो करवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पे वो आप कैलकुलेट करके बताइए। तो जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने आया होगा तो आपको लगा होगा कि अच्छा भाई अब हमें इसका सीरीज और पैरेलल बताना है। तो अगर हम वैसे देखें करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, हो सकता है कुछ पार्ट नीचे आ जाए करंट का, कुछ आगे चला जाए, मतलब करंट फिर से डिवाइड हो गया है यहाँ पे। तो हम क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं कि क्या सीरीज है और क्या पैरेलल है। तो आप क्लियरली नहीं बता पाते। तो अभी आपने सिमेट्री मेथड सीखा था, तो क्या सिमेट्री मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। देखिए हमने 2 सिमेट्री पढ़ी थी। एक तो कैसे पढ़ी थी हमने, एक हमने पढ़ी थी जो अलोंग द एक्सिस लगती है, और एक हमने पढ़ी थी परपेंडिकुलर टू एक्सिस लगती है। अब परपेंडिकुलर टू एक्सिस में तो यहाँ का पोर्शन जैसा होना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब देखिए अब इसका मतलब अगर आप यहाँ से कर देते हैं फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम सिमेट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज कर दूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये 2 कर दूँ, तो अब आप इसको सिमेट्री मेथड से कर सकते हैं? नहीं, हम सिमेट्री मेथड से इसको अब नहीं कर सकते क्योंकि अब सिमेट्री बची ही नहीं है। ना तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही ये पैरेलल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मैम ने क्वेश्चन उठाया है और हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो हो सकता है नया क्वेश्चन और इस नया टॉपिक से रिलेशन हो, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता हो। देखिए बेटा है तो एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किया है और इसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। देखिए व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पर्टिकुलरली एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस का सॉल्यूशन करना बताया था। देखिए उन्होंने कहा कि अगर आपके सामने इस तरीके से एक रोम्बस शेप के अंदर अगर 5 रजिस्टर अरेंज किए गए हैं, लेकिन 5 ही है, 1 2 3 4 5, R1 R2 R3 R4 और R5, इस तरीके से पर्टिकुलरली अगर 5 क्या किए जाए हमारे पास रेजिस्टेंस को अरेंज किया जाए तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एक कंडीशन के साथ। देखिए अब आप पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 रजिस्टर्स इन ए पर्टिकुलर फिगर। और वो पर्टिकुलर फिगर कौन सी है, वो ये पर्टिकुलर फिगर है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले तो आपको ऐसा डायग्राम दिखता है। बेसिकली ये जो 5 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट है इसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये उन्होंने ही बनाया था और उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया था। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसके अंदर बेटा आप 2 वर्ड, जब भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सुनेंगे आप 2 वर्ड बहुत कॉमनली सुनेंगे। एक होगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और एक होगा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब 2 वर्ड हैं यहाँ पे, एक है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और एक है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो किसको कहते हैं, देखिए इसको एक रजिस्टर से सॉरी इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं हम। तो अब इसके अंदर क्या कर सकता है बेटा, करंट फ्लो कर सकता है। जैसे ही ये बैटरी से करंट आएगा तो यहाँ पे करंट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या है कि ये
ये रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने बहुत बार, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की जगह हम गैल्वेनोमीटर भी अप्लाई करते हैं। क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? एक डिवाइस होता है, जैसे आपने एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ा है, उस वैसे ही एक गैल्वेनोमीटर होता है जो क्या करता है? स्मॉल करंट्स को मेजर करता है। या तो स्मॉल करंट्स को मेजर करेगा, नहीं तो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। ये हाई करंट्स को मेजर नहीं करता, बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करता है। तो देखिए, या तो यहाँ पे 5वां रजिस्टर मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी मिल सकता है। तो आप सोचेंगे कि रेजिस्टेंस लगाने से और गैल्वेनोमीटर लगाने से क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब मेरा कहने का ये है कि देखो, इस तरीके से आपको 4 रजिस्टर तो वैसे मिलेंगे, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। ये देखिए, चाहे तो ऐसा फिगर मिले आपको 1 2 3 4 5 रजिस्टर के साथ, नहीं तो आपको 1 2 3 4 रजिस्टर और एक गैल्वेनोमीटर, दोनों ही स्ट्रक्चर को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा है और अनबैलेंस कौन सा है। अगर इसको भी बेटा मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो क्या समझेंगे आप? नॉर्मल कंडीशन में आप ये सोचेंगे, मान लो यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही वो करंट पहुंचेगा वो करंट डिवाइड करेगा। मान लो यहाँ पे I1 करंट जा चुका है, टोटल करंट आया था I, तो बताइए यहाँ कितना जाएगा? अगर या तो यहाँ पे I2 मान लो और फिर KCL का अप्लाई करके इनके बीच रिलेशन निकाल लो, नहीं तो आपको कॉमनली पता है यहाँ I करंट आया है, यहाँ I1 करंट गया है, तो यहाँ कितना जाएगा? I माइनस I1 जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये I करंट यहाँ पहुंचेगा, अब इसको 2 पाथ दिखाई दे रहे होंगे, तो आप कहेंगे कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से चला जाए, ठीक है, और बचा हुआ करंट बाहर वाले रजिस्टर से चला जाए। दिस इज R1, सेम टर्म लेते हैं हम R2, R3 और R4। अगर I1 में से IG यहाँ चला गया तो I1 में से IG को हटा दो, वो यहाँ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से कौन आ रहा है? I माइनस I1, ऊपर से कौन आ रहा है? IG। देखिए, तो यहाँ कितना जाएगा? दोनों मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे I माइनस I1 तो यहाँ से आया और IG ऊपर से आया, और ये दोनों करंट, ये वाला करंट यहाँ पहुँचेगा, ये करंट यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पे देखो कौन बाहर निकलता है? ऊपर से आ रहा है I1 माइनस IG, नीचे से आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG। थोड़ा सॉल्व करो, IG से IG कैंसिल, I1 से I कैंसिल, बचा कौन हमारा? I। तो देखो, बैटरी से आपने I करंट बाहर निकाला था और आपने पूरे सर्किट के अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, फिर से सुनिए, हमारा टारगेट क्या है? हमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ना है। दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली 5 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट होता है। किस तरीके का अरेंजमेंट होता है? ऐसे एक रोम्बस शेप के अरेंजमेंट में रखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 रजिस्टर और एक गैल्वेनोमीटर। कोई आपसे पूछे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, हम कहेंगे 5 रजिस्टर लगाएंगे, 4 रजिस्टर 4 रजिस्टर, या तो 5वां गैल्वेनोमीटर या 5वां भी रजिस्टर, और इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो उनको ही हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा है। अब हम इन 2 टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं कि बैलेंस किसे कहते हैं और अनबैलेंस किसे कहते हैं। बेटा मान लो इस सर्किट में इस तरीके से सब कुछ अरेंज हो रखा है, मतलब इतनी खूबसूरती के साथ कि मान लो IG 0 हो जाए, किसी कारण से IG कितना हो जाए? 0। अब एक बात सोचो, IG 0 होने का मतलब है कि नीचे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा। अब करंट फ्लो कब नहीं हो सकता? मान लो इस टर्मिनल का नाम दे सकते हैं हम A, और इस टर्मिनल को नाम दे सकते हैं, हम यहाँ शुरू करते हैं। मान लो ये टर्मिनल है A, ये टर्मिनल है B, ये टर्मिनल है C और ये टर्मिनल है D। अब मैं कह रही हूँ जो ये गैल्वेनोमीटर है ये B ब्रांच में लगा हुआ है और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका साफ साफ मतलब है, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि IG इज इक्वल टू 0, और ये केवल तब पॉसिबल है तब पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। अगर दोनों जगह पे पोटेंशियल ही सेम हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और इसी कंडीशन को हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। मतलब आपने अरेंजमेंट किया और आपको चेक करना है क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो हो रहा है।
अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब, सॉरी बेटा, इसका मतलब अनबैलेंस कंडीशन है। अनबैलेंस कंडीशन का मतलब है IG इज नॉट इक्वल टू 0 और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है IG इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपको ये दो वर्ड्स पढ़ने हैं, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और अनबैलेंस। बैलेंस उसे कहते हैं तब हमारा IG कैसा हो, 0 हो, और अनबैलेंस उसे कहते हैं तब हमारा IG क्या हो, नॉन 0। अब एक बात सोचिए बेटा, इसको आगे सॉल्व करना कितना आसान हो गया। 99% क्वेश्चन हमारे मिलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के। आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और वो बैलेंस कंडीशन में होगा और अनबैलेंस होगा, ठीक है, तो उसके भी हम तरीके देखेंगे, पर एक बहुत कम चांसेस का क्वेश्चन आने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस होते ही ऐसा क्या हो गया। अब देखिए, बैलेंस होते ही अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, मतलब जो करंट यहाँ से आ रहा है वो सीधा आगे जा रहा है, तो एक बात बता, जब इसमें कोई करंट ही नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस काउंट ही क्यों करना, हम इसको हटा देंगे। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो देखो डायग्राम कैसे मॉडिफाई हो गया। हम कहेंगे ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे रजिस्टर है। बेटा ये है, यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है तो इस रजिस्टर का कोई काम नहीं बनता यहाँ पे, और आगे बैटरी लगी। मतलब अगर आप, इसी ने आपको ये बता दिया कि आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड, तो आप कहेंगे बहुत आसान हो गया, आपको उसको हटा दो G को। अब क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा R1, यहाँ बचा आपके पास R2, यहाँ बचा R3 और यहाँ बचा R4। एक काजुकतली तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो R1 R2 सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ जाएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ जाएगा, मतलब R3 और R4 भी किसमें है, सीरीज के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये हट चुका है हमारे पास, तो इसका मतलब इसका आंसर और इसका आंसर पैरेलल में हो जाएगा। क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो इतनी देर में आपने क्या सीखा? इतनी देर में आपने सीखा इस तरीके की काजू कतली रोम्बस जैसा अरेंजमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। अगर कोई हमें बता दे कि हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, या कोई तुम्हें बोल दे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो हमारा डायग्राम ऐसा बन जाएगा और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या क्वेश्चन में लिख के आएगा क्या कि भाई ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? नहीं, क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, आपको एक कंडीशन बताई जाएगी, उस कंडीशन से चेक करेंगे। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर हम उस कंडीशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, कंडीशन कौन सी होगी, क्या कंडीशन होगी जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है और हम उसको इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डायग्राम अभी भी हमारे काम आएगा। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे कुछ लूप्स वगैरह लगाएंगे। अब मान लो ये डिस्टेंस वगैरह है, करंट वगैरह हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आपको यहाँ पे एक ब्रांच दिख रही है, यहाँ पर एक ब्रांच दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, ठीक है, मतलब KVL। तो यहाँ पे लूप कंसिडर करो, लूप है A से लेके B जाएंगे, B से D आएंगे और वापस से A आ जाएंगे, मतलब इस तरीके से घूमेंगे। सेम आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। अब बेटा गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, उसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओ या यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले कहते हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन को पहचानेंगे कैसे। तो फॉर लूप, कौन सी लूप की बात हो रही है, A B से आ जाओ नीचे D और D से वापस आ जाओ A। अगर मैं इस लूप की बात कर रही हूँ, अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कीजिए। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है उनका सम करते हुए जाना है। तो हम A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कौन मिला, ये मिला। हम भी ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है, करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1, करंट की डायरेक्शन में माइनस का साइन आता है, ठीक है। हम आ गए नीचे, ठीक है, और करंट भी आ रहा है नीचे। अब देखो नीचे मतलब सेम डायरेक्शन माइनस। अब बात करते हैं कि करंट कितना है गैल्वेनोमीटर में, IG, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G। व्हाट इज G? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, और करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, मतलब डायरेक्शन हो गई अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। करंट कितना है, I माइनस I1, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कौन सा यूज हो रहा है, 3। अच्छा, क्या सर्किट में कोई बैटरी मिली
तो जो नहीं मिला उसको छोड़ो, जो मिला है आना तो सब कुछ 0 के बराबर है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम कहेंगे फॉर लूप, दूसरी लूप कौन सी है, बी सी डी और फिर बी, मतलब बी से आए सी से आए डी और फिर से चलेगा बी के ऊपर। फिर से क्या अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे अप्लाई केवीएल, फिर से हमें केवीएल अप्लाई करना है। इस पॉइंट से स्टार्ट करें, हम आ रहे हैं नीचे, करंट भी आ रहा है नीचे, सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, रेजिस्टेंस है R2, इसके अंदर करंट है I1 माइनस IG, ठीक है। अब हम आ रहे हैं नीचे लेकिन करंट जा रहा है ऊपर, मतलब प्लस का साइन, रेजिस्टेंस यूज हो रहा है R4, उसमें करंट है ये, तो करंट देखो I माइनस I1 और प्लस IG, कौन से रेजिस्टेंस के अंदर है ये R4 के अंदर है। अब देखो करंट आ रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो मतलब प्लस। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना है G, करंट कितना है IG, और इन सभी का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्लियर। तो हमने क्या किया बेटा कि इस डायग्राम के अंदर इट्स व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर दो इक्वेशंस को लिख दिया है केवीएल की हेल्प से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप बताइए कि बैलेंस कंडीशन किसे बोला जाता है, ये है बैलेंस कंडीशन, दिस इज बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है या बैलेंसिंग कह सकते हैं आप, या बैलेंस कंडीशन कह लीजिए। अब देखिए IG को 0 कर दो, तो आप दोनों इक्वेशंस में IG को 0 कर दो, क्योंकि यही तो हमारी बैलेंस कंडीशन है। तो आप क्या करेंगे, IG को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगी पुट IG इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे I1 R1 एज इट इज बेटा, ये हो गया 0 प्लस I माइनस I1 R3 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं ना, इसको साइड ले जाते हैं। अब देखो I माइनस R1 इंटू R3 इज इक्वल टू I1 R1, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे भी आप यही करोगे, अब यहाँ पे 0 करते जाओ, देखो माइनस I1, ये तो हो गया 0 प्लस I माइनस I1, लेकिन IG हो गया 0, नेक्स्ट ये टर्म हो गई 0, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब एक काम करूँ मैं, इसको भी साइड ले जाती हूँ, तो देखो क्या बना I माइनस I1। अब एक बात बताओ बेटा, ये इक्वेशन आप कब लिख पाए हो, ये जो आप अपने सामने इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन कब लिखी गई है, ये इक्वेशन लिखी गई है बैलेंस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। हम कहेंगे डिवाइड 3 एंड 4। 3 और 4 को डिवाइड करने से क्या होगा, आप फटाफट देखते जाओ, इसको इसको डिवाइड करो, तो हम कहेंगे I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइड कर दिया गया है I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई R4 इज इक्वल टू, यहाँ पे है I1 R1 डिवाइड बाई I1 R2। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, I1 से I1 कैंसिल और यहाँ से ही कैंसिल, क्या बचा, ये बचा R3 डिवाइड बाई R4 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2। मतलब ये रेशियो आप कब ऑब्टेन कर सकते हैं, ये रेशियो आप ऑब्टेन कर सकते हैं ओनली इन बैलेंस कंडीशन। तो आपको पेपर में हो सकता है बोल के भी बता दे कि IG 0 है। देखो अब पहचान कैसे करनी है, अगर लिखा हो करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें करंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस कंडीशन है। इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल हो बराबर, वो भी बैलेंस कंडीशन है। पोटेंशियल बराबर, करंट फ्लो नहीं करेगा, एक ही बात है। या फिर आप ये रेशियो सेटिस्फाई कर पाए, अगर आपने इस रेशियो को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन की बात हो रही है। क्या इस रेशियो को मैं किसी और तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले आप यहाँ तक नोट करो और फिर उसके बाद हम इसका चेंज करेंगे कि हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट करिए बेटा, यहाँ तक हमने जस्ट ये पढ़ा है कि हम एक रेशियो पे पहुंच चुके हैं, हम पहचानना सीख गए हैं कि कब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है और कब अनबैलेंस। देखो इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, मतलब मैंने लिखा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो R3 को यहाँ ले आओ, R2 को वहाँ ले जाओ, इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर दो ऐसे, ठीक है।
मतलब आप R3 को नीचे ले आए और R2 को ऊपर लेके चले गए, ठीक है। अच्छा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो, मतलब R1 और R4 मल्टीप्लाई हो गए और R2 और R3, ये सभी तरीके हैं इसके लिए बैलेंस कंडीशन के लिए। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, मैम हम तो भूल जाएंगे कौन सा R1 था कौन सा R2 था, क्या हमें रट्टा मारना पड़ेगा ऐसे? ध्यान से सुनो, R1 अपॉन R2, ये रहा R1 ये रहा R2, मतलब आप सामने खड़े हो जाओ, ये रजिस्टर इसके बगल वाला, ये रजिस्टर अपॉन में बगल वाला, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, फिर ये रजिस्टर इसके बगल वाला R3 अपॉन R4। मतलब या तो आप ऐसे करो, ऐसे हाथ करो, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये वाला देखो, R1 के अपॉन में R3 है, R1 के अपॉन में R3, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, या तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दो या इसको ऐसे फोल्ड कर दो, R1 के अपॉन में R3 और R2 के अपॉन में R4 और बराबर होनी चाहिए। एक तरीका और है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काजू कतली देखी और उसको ऐसे काट दो, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, वहाँ पे लिखो। कैसे भी आप सेटिस्फाई कर लो, इन तीन में से आप कोई भी चीज़ याद कर लो, मतलब अगर ये सेटिस्फाई है तो आपका सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है। कौन सी कंडीशन में है? बैलेंस कंडीशन में। ध्यान से सुनिए, अब क्वेश्चन जो शुरू में लिया था वही क्वेश्चन ले रही हूँ कि अच्छा, उसमें आप सोचेंगे कि मैम आपने जैसे बॉक्स जैसा डायग्राम बनाया था, सुनो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था, क्या ये डायग्राम और ये डायग्राम एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो आपको दिख रहा होगा ये दो रजिस्टर हैं, इनके बीच का ये कनेक्शन है, तो देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे ये तो ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पे ये तो ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पे आपने सीधे रख दिए, यहाँ पे आपने ऐसे रख दिए, यहाँ पे इनको भी सीधा रख दिया, यहाँ पे आपने वैसे रख दिया। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए, चाहे ऐसा डायग्राम हो चाहे ऐसा डायग्राम हो, ये क्या है? दोनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया था ऐसे 1 2 और 1 2 और 2, ठीक है। अब सेकंड टाइम में मैंने इस एक को हटा के 2 कर दिया था। देखो क्या करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम है, मतलब बैलेंस है। तो अगर ये 1 वैल्यू का है, ये 1 वैल्यू का है, तो ये बैलेंस है, बैलेंस है मतलब इसको हटा दो। अब देखो इसको हटा दिया तो 2 और 1 सीरीज में, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 पैरेलल में सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो क्या होगा? अगर ये 2 कर दिया, अगर ये 2 कर दिया तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या फिर 1/2 और 2/2, 2/2 तो 1 हो गया, यहाँ पे आता है रेशियो 1, यहाँ पे आता है हाफ, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है? अनबैलेंस है। आप अनबैलेंस में इसको रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? तो अब हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और एक दो छोटी छोटी बातें जो आपको क्वेश्चन हेल्प करने में बहुत मदद करेंगे। देखिए अब आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और इससे आपको एक ट्रिक भी समझ आएगी। इस ट्रिक से आपके मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व होंगे बेटा, विद इन सेकेंड्स। देखिए मान लो आपके सामने एक सर्किट बना रखा है, अब सर्किट तो पहचान लिया होगा आपने, कौन सा सर्किट है? ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। मान लो ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है R, R और R और R, मतलब आइडेंटिकल रजिस्टर है। कैसे रजिस्टर है यहाँ पे? आइडेंटिकल। व्हीटस्टोन ब्रिज में आइडेंटिकल रजिस्टर है, तो आपको देखना है। अच्छा R/R 1, R/R 1 बराबर है, मतलब कैसी कंडीशन है? बैलेंस। ये R नीचे वाला इसके अपोन में, ये R नीचे वाला इसके अपोन में, यहाँ का रेशियो 1, यहाँ का रेशियो 1 जो कि बराबर है। तो कैसी कंडीशन है? बैलेंस। अगर बैलेंस कंडीशन है तो इस डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब बीच का मैंने हटा दिया। अब देखो बीच में चाहे गैल्वेनोमीटर हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैसा हो, कुछ भी हो, चाहे ये 1000 का हो, चाहे ये 1 ओम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए तो कुछ भी लगाओ यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब देखो ये R और ये R, मैं एक बार सॉल्व करके दिखा रही हूँ और आप याद रखोगे। R प्लस R, इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे ऊपर वाली ब्रांच R प्लस R सीरीज में है 2R, नीचे वाली R प्लस R सीरीज में है, लेकिन ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल। 2R और 2R का पैरेलल सॉल्व करो, 2R मल्टीप्लाई 2R, नीचे 2R प्लस 2R। एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखो 4R² अपॉन में 4R,
4r से कैंसिल और आंसर आया r। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या? जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाता है, बीच में चाहे कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी की जो 4 आर्म्स हैं इनको आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, उनमें अगर आइडेंटिकल हैं तो वही आंसर आएगा। सॉल्व नहीं करना, इससे आप देखना आपके मॉड्यूल में बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है हमारी आर्म्स में तो आंसर वही आएगा, कुछ सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने क्या कहा बेटा कि बैलेंस कंडीशन के अंदर आपका करंट जो होता है गैल्वेनोमीटर में वो कितना होता है? 0। करंट 0 होने की वजह से आप वहां पे रेजिस्टेंस लगाओ या आप वहां पे क्या लगाओ, रेजिस्टेंस लगाओ या गैल्वेनोमीटर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आपको एक बात और बता दूं मैं कि अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओ, आप यहाँ पे बैटरी लगाओ, ये बात देखो मैं बोल चुकी हूँ, बैटरी लगाओ चाहे रेजिस्टेंस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो मान लो ये आपके पास इस तरीके से डायग्राम, ठीक है, ये है 2, ये है 2 और 2 और 2। क्लियर हुई बात? बैलेंस है, दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बना दूं, इसको नाम दे दूं A B C D, तो आप दे सकते हो कि AC के बीच में, A और C टर्मिनल के बीच में तो क्या है? बैटरी, और B D टर्मिनल के बीच में क्या है आपके पास? गैल्वेनोमीटर। मैं इनको इंटरचेंज करने जा रही हूं, ध्यान से देखो। ये A था, ये B था, ये C और D। अब पहले B D के बीच में G था और AC के बीच में बैटरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC के बीच में G लगा दो, AC के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और B D के बीच में ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है D, इन दोनों के बीच में बैटरी लगा दो। दोनों केस सेम है, मतलब आपको पॉइंट क्या नोट करना है कि इन बैलेंस कंडीशन if we या फिर we can interchange battery and galvanometer। हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए ये 2 2 2 और 2 है, यहाँ पे भी तो सेम है। अब देखो इसको यहाँ से देखो, ये इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, समझ आता है हमें, ठीक है। नहीं तो गैल्वेनोमीटर को बीच में रखो और गैल्वेनोमीटर पे कांटा मार दो, गैल्वेनोमीटर पे कांटा मार दिया, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 2 4 2 2 4, कैसा है? बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, इसमें आपको आसान लग रहा होगा। मान लो ये हमारे पास है 4, इसको कर दो 4 और इसको कर दो 8, देखो रेशियो सेम है, 2/4, 4/8, 2/4, 4/8, ये 1/2 आया और ये भी 1/2 आया, दोनों ही क्या है? सेम, बैलेंस है, ठीक है। अब आपने क्या किया? बैलेंस तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर बैलेंस है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। देखो 2 और 4 किस में आएंगे? 2 और 4 आएंगे हमारे पास सीरीज के अंदर, तो हम कहेंगे ये डायग्राम इस तरीके का बनेगा। बीच का तो मैंने इस पे कांटा मार दिया, हट गया ये, तो 4 और 2 6, 8 और 4 12 12, ठीक है। अच्छा, और इस तरीके से हमारी बैटरी है, इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 × 12 और 6 + 12 करो, 6 × 12 और नीचे होगा 18, आंसर आया 4 Ω। मैंने इस डायग्राम को सॉल्व करके दिखाया है आपको। मैंने कहा ये पॉइंट कि बैलेंस कंडीशन में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आप इस पॉइंट को भी सॉल्व करके देखो फटाफट। देखो आसान तरीका बताती हूँ, गैल्वेनोमीटर के ऊपर कांटा मार दो, ठीक है ना। ऐसे गैल्वेनोमीटर को अपने सामने रखो, जो इसकी ये तार जहाँ से बंधी हुई है उसको अपने सामने रखो। गैल्वेनोमीटर तो ऐसे काटा, तो आप ऐसे भी मार सकते हो, पर तरीका क्या है एक्चुअली में कि ज़्यादा अच्छे से बता रही हूँ कि ऐसे सामने रखो अपने। तो मैं ऐसे देख रही हूँ उसको,
और ऐसे काटा मार के मैंने इसको, मार के काटा। देखो अब यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये ए बी है तो ये 2 है, ये 4 है, ये है 8 और ये है 4, ठीक है, मान दिया। अब देखो अब इस काटे के ऊपर देखो 8 2 जा 16 और 4 4 जा 16, अभी भी बैलेंस है। क्या कहा था, क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई सेम आए तो बैलेंस है, अभी भी कैसा है, ये बैलेंस है। सॉल्व करें इसको। बात ये नहीं कि ये बैलेंस से अनबैलेंस हो जाएगा, बात ये है बैलेंस तो बैलेंस ही रहेगा और साथ में रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। देखो फटाफट हम कहेंगे ये तो हट चुका है। अब देखो यहाँ से करंट आएगा, ऐसे करंट यहाँ डिवाइड होगा, तो ये करंट ऐसे घूम के जाएगा, ये करंट ऐसे घूम के जाएगा। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। देखो 4 और 2 किसमें है, सीरीज में। तो हम कहेंगे ये आंसर इस तरीके से बन गया। इस बार इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे 2 टर्मिनल्स बनेंगे ऐसे। देखो 4 और 2 6 और 8 और 4 12, सेम आंसर आ गया, ठीक है। बस दिखने में ये ऐसा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। आप क्या समझे कि अगर आपको जरूरत पड़े या क्वेश्चन में दे दिया जाए बैलेंस कंडीशन पे अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को आप नोट करोगे अभी। क्लियर हुआ इतना? तो ये तो क्वेश्चन हो गए, बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसके अलावा हम और क्या पढ़ेंगे, एक अनबैलेंस शुरू किया था हमने। अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है हमारे पास करने के लिए, क्योंकि इसका एक बार क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था बेटा, एम्स में आया है ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब आपका नीट का जो पेपर है उसमें तो एम्स और आपका एआईएमपी को तो मर्ज कर दिया ना सब कुछ। अब तो हम छोड़ेंगे तो नहीं, बस सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन में अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, हमारे पास एक सैंपल के लिए क्वेश्चन भी रहेगा और हम कर भी सकते हैं। वैसे आपके 99% क्वेश्चंस जो है बेटा वो किस पे आएंगे, बैलेंस कंडीशन के ऊपर आएंगे, और बैलेंस कंडीशन को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। अब देखो फटाफट, अब क्वेश्चन है हमारे पास कि वैल्यू हम छोटी छोटी लेंगे ताकि कैलकुलेशन के अंदर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए इस तरीके से मान लो डायग्राम है, ये है 1, ये है 2, ये है 2, 2 और 2, डेफिनेटली अनबैलेंस कंडीशन है, ठीक है। और मान लो ये 40 वोल्ट की बैटरी, करो सो कैसे करेंगे, देखो फिर से वही एक तरीका हमारे पास। ये मान लो 0, तो ये 0 तो ये कितना हो गया 40, ये 40, तो इस पॉइंट तक क्या हो गया 40। अब देखो इस पॉइंट पर 40, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी 40 और ये पॉइंट भी 40, ये 0 तो ये भी 0, तो मतलब ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। ये 0 तो ये 0 नहीं होगा और ये 0 तो ये 0 भी नहीं होगा। तो याद आया नोड मेथड, अननोन को x अज्यूम कर दो, तो ये 0 और ये अननोन x हो गया, लेकिन यहाँ पे भी एक रजिस्टर है और ये इस बार अनबैलेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऐसा मत सोचो ये x तो ये भी x, नहीं ये x तो ये y अज्यूम कर दो। अब आपने ऐसे नोड मेथड के क्वेश्चन किए हैं जिसमें एक ही वेरिएबल होता था, तो एक इक्वेशन से काम चल जाता था, घबराओ मत, या 2 इक्वेशन बना लेना, बात तो वही है ना, ठीक है। अब देखो अगर हम नोड x की बात करें, नोड x की बात करें जहाँ पे पोटेंशियल x है, उसको नाम x दे रही हूँ मैं, वहाँ पे देखो। अब आप अज्यूम करो कि यहाँ पे मान लो करंट निकलेगा ऐसे, इस तरीके से करंट आया, ठीक है। आप एक काम कर लो, यहाँ पे आप I1 करंट अज्यूम कर लो और यहाँ पे आप I2 करंट अज्यूम कर लो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर ये I1 है, अब आप इसको I2 बोल दोगे, चलो इसको I2 डैश बोल दो, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये I2 और मान लो ये है I3, ठीक है। अब देखो अब नोड x की बात करूँ तो नोड x में फिर से मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सी इक्वेशन लिखनी है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। देखो आप इसके लिए सॉल्व कर रहे हो x के लिए, तो आपको x को बड़ा मानना है सबसे। सॉल्व करो, x में से 40 गया, अच्छा I1 लिख रहे हैं ना हम, तो I1 लिख रहे हैं x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस I2 लिख रहे हैं x माइनस 40 डिवाइड बाई 1, फिर हम I3 लिख रहे हैं x माइनस y और डिवाइड बाई 2।
इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन नोड y के लिए। अब आप y के लिए लिख रहे हो ना, तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा y होगा। यहाँ से मान लो, यहाँ से करंट निकल रहा है, ये मान लो I1 डैश है, ये I2 डैश है और ये I3 डैश है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश इसके बराबर होना चाहिए 0। अब देखो I1 डैश लिखो, ये है I1 डैश, y और 40, तो y माइनस 40 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे लिखो y माइनस 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिखो y माइनस x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। हो गया इतना? दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो आगे। देखो एलसीएम आएगा 2 हमारे पास, x एज इट इज 0 हटा दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2x और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80, ये एज इट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन आ गई मेरे पास 2, 3 और 4, 4x माइनस वाई माइनस 80 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फटाफट करो। देखो एलसीएम आएगा 2, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो y माइनस 40 प्लस वाई माइनस एक्स और ये 0 हो जाएगा उससे हट जाके। इक्वेशन बनी हमारे पास y 3y माइनस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे फटाफट। हम कहेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया 3y माइनस एक्स, ओहो हो 80 जाएगा बेटा, सॉरी, और यहाँ से 40 जाएगा। एक काम करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम कहेंगे 12y माइनस 4x इज इक्वल टू, अच्छा 40 तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे भी उतार इज इक्वल टू 80, ठीक है, कैंसिल, यहाँ से क्या आया 11y इज इक्वल टू, हम ऐड ही कर रहे हैं ना सिंपल, तो कितना आएगा 240, y की वैल्यू क्या आ गई 240 डिवाइड बाई 11, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आती है बात की अगर हमें y पता है तो मैक्स निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करो, हम कहेंगे 3y माइनस एक्स इक्वल टू 40, फटाफट यूज करते हैं 3 y की वैल्यू 240 डिवाइड बाई 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, यहाँ से x आ गया, यहाँ से x आ गया तो भाई करो मल्टीप्लाई अपॉन 11 और यहाँ से आ गया 40, ये आई x की वैल्यू। मम्मी हो क्या रहा है, एम्स में इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, चिंता मत करो, पहले बड़ा तरीका सीखो, शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे। देखिए फटाफट करो 720 माइनस ये 440, ठीक है, डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू x। फटाफट कैलकुलेशन करके बताइए कितना होगा, तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 8 और 6 और ये होगा 2, तो ये आ गया 240 बाई 11 और 280 बाई 11, ठीक है। अच्छा यहीं पे लिख रही हूँ, एक बात बताओ, जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही तो करंट आएगा ना, जितना बैटरी से निकलेगा उतना ही तो आएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है ऊपर चलता हुआ, यहाँ से I2 डैश आ रहा है, तो यहाँ करंट कितना पहुंचा I1 प्लस I2 डैश। हमें बाकी किसी करंट से कोई मतलब नहीं है। क्या आप फटाफट मेरे लिए I1 और I2 डैश कैलकुलेट कर सकते हो? अब आपका दिमाग चलेगा कि ये है I1, यहाँ पे x वोल्टेज थी, यहाँ पे 0 थी, x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 किया था, भाई हमें चाहिए I1 और वो आएगा x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 और x तो ये रहा मेरा 280 डिवाइड बाई 11, माइनस कर दूँ मैं 0 और डिवाइड कर दूँ 2 से, तो क्वेश्चन बनेगा 280 और ये 22 डिवाइड में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। इतना एम्पियर करंट है, काट लेना बाद में जो भी कट रहा हो आपका। I2 डैश निकालो फटाफट, y माइनस 0 डिवाइड बाई 2, सेम लॉजिक, y कितना है ये रहा 240 डिवाइड बाई 11 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 22। दोनों करंट मिल गए, आप क्या करें, ठीक है। एक छोटा सा और बचा है स्टेप, v इज इक्वल टू IR। बेटा
सर्किट का अगर नेट रेजिस्टेंस चाहिए, नेट करंट लिख दो, नेट वोल्टेज लिख दो। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस चाहिए, नेट करंट लिख दो, नेट वोल्टेज लिख दो। इस सर्किट में नेट करंट कितना है, ये तो सर्किट का नेट करंट है, दोनों ऐड कर दो। और रेजिस्टेंस तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, हम रेजिस्टेंस तो फाइंड करना चाह रहे हैं। और V कितना है, फटाफट देखो, V अप्लाई किया है 40, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 इज इक्वल टू एलसीएम 22, 280 के अंदर 240 को ऐड करना रहता है अभी हमारा, और मल्टीप्लाई में R भी रहता है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ R इज इक्वल टू 40 की मल्टीप्लाई 22 से और डिवाइड बाई 280 240। मैं चेक कर लूँ आपको दिख भी रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है। देखिए ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। मतलब अनबैलेंस के लिए इतनी रामायण करनी पड़ेगी हमें, पहले दो इक्वेशन लिखो, फिर उनको सोल्व करो, फिर x और y की वैल्यू निकालो, फिर I1 I2 निकालो। एक्चुअली मैंने क्या किया है, अगर मैं आपको एक तरीके से बोलना चाहूँ ना, तो मैंने यहाँ पे दो काम किए हैं। आप देखो मैंने KVL KCL का अप्लाई करके, वैसे तो हमने मोस्टली तो KCL अप्लाई किया है, मतलब किरचॉफ लॉ को यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। तो ये भी आपका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। क्या तरीका है, सर्किट लो, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सर्किट में करंट निकाल लो, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है V/I। वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो क्या रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, नेट रेजिस्टेंस। तो तरीका एक बार फिर से देखो क्या किया है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। खैर हालांकि हमने प्रॉपर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं किया, पर हमने यूज किरचॉफ लॉ किया है, नोड मेथड का हेल्प किया। 0 0 40 40 अननोन, तो x और y, दो इक्वेशन लिखी, x y को कैलकुलेट किया। यहाँ पे x और y मिलते ही यहाँ का I1 और यहाँ का I2 डैश निकाला। यही करंट तो सर्किट का टोटल करंट है, तो हमने क्या किया, टोटल करंट निकाल के और वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, तो हमें नेट रेजिस्टेंस मिल चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इतनी मेहनत करेंगे नहीं। अगर मान लो तरीका आपको आता भी है और नीट में क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इतने में तो आप बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो शॉर्टकट क्या है, पहले इसको नोट करो एज ए सैंपल, और फिर हम शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। देखो शॉर्टकट के लिए आप क्या करेंगे, आप दो काम करेंगे। देखो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है ये। इस तरीके से बैटरी वगैरह आप लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये था 1 2 और 2 और 2 और 2। ये ब्रांच है, इस ब्रांच को मैं ए बी नाम दे रही हूँ। तो आपको दो काम करने हैं। एक बार क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है आपका रिमूव ए बी को रिमूव कर दो और फिर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करो। तो ए बी को रिमूव कर दो, मतलब यहाँ से हटा दो, यहाँ से रेजिस्टेंस करो। 2 और 1 3, 2 और 2 4, ऊपर आया 3, नीचे आया 4 और आपस में पैरेलल में, तो हम कहेंगे कि 3 पैरेलल 4। सॉल्व करो, ट्वेल्व बाई 7, इसको R1 बोल दो। सेकेंड स्टेप क्या करो, शॉर्ट ए बी। ये जो ए बी है ना, इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने का मतलब देखो ध्यान से, अब देखो ये और ये सेम पोटेंशियल पे ले आए आप, समझ आ रही है बात। सेम पोटेंशियल पे आने का मतलब है ये ऐसे क्लब है। अब ये ऐसे क्लब है तो देखो ध्यान से दिख रहा होगा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और इनका आंसर सीरीज में। तो देखो 2 और 2 का पैरेलल क्या आया, 2 और 2 का पैरेलल आया 1। ये सीरीज में आएगा तो इसको ऐड कर दो, 1 और 2, 1 और 2 को पैरेलल में सॉल्व करो। तो 2/3 + 1, तो ये आ गया 5/3। इसको बोल दो R2। देखो आपने दो वैल्यू कैलकुलेट की है, एक को मैंने R1 बोला है, एक को मैंने R2 बोला है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी को भी R1 R2 बोल सकते हो। एक में मैंने AB को हटा दिया था, फिर सॉल्व किया था। एक बार AB को शॉर्ट कर दिया था, मतलब एक बार ओपन कर दिया था, एक बार शॉर्ट कर दिया था। ध्यान रखना, शॉर्ट का मतलब ऐसे हटाना होता है एक लाइन के साथ। शॉर्ट करने का मतलब है बेटा शॉर्ट सर्किट कर दो, मतलब यहाँ और यहाँ एक वायर कनेक्ट कर दो। ओपन करने का मतलब है हटा दो, कुछ मत लगाओ उसकी जगह। शॉर्ट का मतलब है उसको हटा दो और वायर लगा दो, ठीक है। अब आपका जो आंसर आएगा ना, वो R1, मतलब बिटवीन R1 एंड R2 मैं ये कह सकती हूँ। तो बेटा जो
आपका क्वेश्चन आया था एग्स में, उसमें इसी तरीके से था कि अगर आप ये ट्रिक लगा के फटाफट ही कैलकुलेट कर लो तो आपका इन दोनों के इन बिटवीन ही आंसर आएगा। ये ध्यान, ठीक है, ध्यान से समझ आया क्या किया है। एक बार मैंने ए बी को शॉर्ट किया है, एक बार मैंने ए बी को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, एक बार क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, आंसर इनके बीच में ही आएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये तरीका था अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को करने का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक हमें खत्म करना है आज के लेक्चर में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन भी है, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है और बोर्ड्स के अंदर बेटा, हाँ मैं आपको बता दूं क्लियरली, व्हीटस्टोन ब्रिज बोर्ड्स में आ सकता है लेकिन सिर्फ बैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन सॉल्व करनी आपकी कभी नहीं आएगी बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं लास्ट स्टेप, 5 मिनट का काम रहता है बस हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ, वैसे तो एक ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो हमारे पास एक डिवाइस होता है बेटा, आपने अब तक बहुत से डिवाइसेस के नाम सुने होंगे। तो एक डिवाइस का नाम है हमारे पास पोटेंशियोमीटर और एक है हमारे पास मीटर ब्रिज, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं मेनली। तो हमारा जो मीटर ब्रिज है वो एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो फटाफट करते हैं, हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। बेटा इस चैप्टर के अंदर एक पोटेंशियोमीटर करके भी आपको पढ़ना है, पर इसको याद कैसे रखेंगे? ये मीटर जो है ना, इसके नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो मीटर है एक्चुअली ये 1 मीटर के लिए आया है। आप देखेंगे आपके डिवाइस में एक वायर लगाई जाएगी जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी और ब्रिज आया है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज को इंडिकेट करने के लिए। तो आई थिंक आपको इसका नाम से पता चल जाएगा कि हमारा मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ये ध्यान रखना। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है और इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखो अब हम कहेंगे कि हमारे पास लैब में ऐसी एल शेप में ये कॉपर की स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रेट है और ऐसे ही एक और एल शेप में स्ट्रिप है। यहाँ पे बेटा एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है आपके पास एक बॉक्स है, उसमें से आप जो रेजिस्टेंस चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एक अननोन रजिस्टर लगाते हो। क्या लगाते हो? एक अननोन रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वायर सेट होती है, यहाँ पे क्या है? एक वायर है और ये जो वायर है बेटा ये 1 मीटर की लेंथ पे होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक बैटरी लगाएंगे और यहाँ पे की लगाई है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड एक पेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्चुअली हम जॉकी बोलते हैं, उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। एक स्लाइडिंग पेन होता है, आप ये समझ लो। इस तरीके का अगर आपको सेटअप दिखाई देता है मतलब आप मीटर ब्रिज की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये यूज होने वाली वायर है ये एग्जैक्टली 1 मीटर की वायर है। डिटेलिंग्स बताऊं बेटा मैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब ये एक वायर है, ये वायर एक पर्टिकुलर मटेरियल की बनी होती है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर में भी हम ऐसी वायर लगाएंगे। अब ये डायग्राम आप सोच रहे होंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? अगर मैं मीटर ब्रिज की बात करूं तो मीटर ब्रिज की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि इट इज अ डिवाइस which is used to find unknown resistance। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब आपको पता है कोई भी डिवाइस उसका एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है, क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये जो हमारा डिवाइस है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे काम करता है। तो हम कहेंगे
it works on balance condition of deep stone bridge। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ से आ गया। ये वायर है, ये ए बी क्या है बेटा, एक वायर है, और ये सी एक पॉइंट है जहाँ पे आपने जॉकी को रोका है। देखो ये यहाँ पे फिक्स नहीं है बेटा, ये ऐसे वायर से मानो एक पेन बंधा हुआ है, और जैसे मैं इस बोर्ड पे स्लाइड कर पा रही हूँ ना, ऐसे ही आप उस जॉकी को उस वायर पे स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, जब आप स्लाइड करोगे तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, फिर आपको वो जॉकी रोकनी कहाँ पे है, ये सी पॉइंट कौन सा है, तो ये सी जो होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट होता है 0। तो हम कहेंगे एट सी, मतलब जब जॉकी हमारी सी पे होती है तो करंट इन गैल्वेनोमीटर होता है 0, और हम क्या पहुंच गए, बैलेंस कंडीशन पे पहुंच गए। अब आपको पता है ना कि बैलेंस कंडीशन में तरीका और था, अगर ये R1 था, ये R2 था, ये R3 और R4, तो इसके अपोन में ये ऐसा कुछ डायग्राम था। अब देखिए इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये एक्स है। बेटा ये देखो, मान लो ये बैलेंस पॉइंट है एट सी आई जी इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। अब एक बात ये बताओ आप मेरे को, अगर ये एक बैलेंस पॉइंट है तो यहाँ से ए से लेके सी एक वायर का पार्ट हुआ, और सी से लेके बी भी तो एक वायर का तो पार्ट हुआ, और हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। तो हम कहेंगे देखो, अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स से ये एल शेप की जो कॉपर स्ट्रिप है, इसकी हेल्प से यहाँ पे वायर कनेक्ट है, और वायर का ए और सी ऐसे, तो यहाँ पे हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो एक सी वायर है उसका रेजिस्टेंस आएगा, और यहाँ पे बी सी वायर का आएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा सी बी वायर का। और देखो ये एक्स और रेजिस्टेंस बॉक्स से गैल्वेनोमीटर स्टार्ट होता है, और ये बी ए बी के बीच में एक पॉइंट आता है सी, ये ए बी के बीच में पॉइंट आता है सी, वहां तक ये गैल्वेनोमीटर जाता है। डन, ठीक है। और देखो, और यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट के यहाँ पे लगी हुई है बैटरी। तो इसका मतलब ये डायग्राम, अब आप इसको तरीके से देख सकते हो बेटा, ये जो वायर का टुकड़ा है एक रेजिस्टेंस है, ये वायर का टुकड़ा है एक रेजिस्टेंस है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L1 या कह दो L, तो ये लेंथ कितनी बची, अगर पूरी वायर है 1 मीटर, अगर ये L सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे टोटल थी 100, और उसमें से L हटा दो, ये इतना सेंटीमीटर बची लेंथ के टर्म्स में। डायग्राम समझ आ रहा है आपको। अब आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो हम एक बार रिकैप करते हैं फटाफट। व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल होता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं हम इसको, हम इस तरीके का सेटअप लैब में देखते हैं जिसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। मीटर ब्रिज से याद आएगा, ये वायर 1 मीटर की होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर की होती है। ये गैल्वेनोमीटर के साथ एक इलेक्ट्रिक पेन अटैच होता है, उस पेन से आप इसके ऊपर स्लाइड करते हो। तब आप इसके ऊपर स्लाइड करते हो तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं। आपको उस पॉइंट पे ले जाके इस जॉकी को टच करके रखना है, मतलब स्टेबल कर देना है, जहाँ पे इसका क्या हो जाए, करंट 0 हो जाए। मतलब हम एक पॉइंट पे जाएंगे जिस पॉइंट को हमने नाम दिया है C, और जिसको हम बोलेंगे बैलेंस पॉइंट, वो पॉइंट होगा, तब हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट हो जाएगा 0। मतलब अब ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो गया, और इसको मैंने इस फॉर्म में अरेंज कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है इसकी वैल्यू आपको पता है, मान लो ये R वैल्यू का है, R ओम का है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ओके, इसकी वैल्यू हमें आप बता देंगे, लैब में हमें पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पर हमें इनकी वैल्यूज भी तो पता होनी चाहिए। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि एट बैलेंस्ड कंडीशन, यहाँ पे लिखो बेटा, इसके अपॉन में ये लिख सकते हो तो R अपॉन में X, और इसके अपॉन में ये लिख सकते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ AC वायर और रेजिस्टेंस ऑफ CB वायर। क्लियर हुआ इतना? आप ऐसा लिख सकते हो। आपको निकालना क्या है, आपको तो X निकालना है, तो मैं इसको
चेंज करके लिख लेती हूँ हमारे पास। आप ऐसे लिखो कैसे लिखो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास, ठीक है। तो देखो R अपॉन X हो गया। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अब आपको पता है R इज इक्वल टू रो L बाई P। तो हम यहाँ पे जो ये वायर यूज कर रहे हैं ना, ये वायर, ये कैसी वायर है? ये मीटर बीच में 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर होती है। क्या होता है इसमें? 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर होती है। यूनिफॉर्म वायर का मतलब है, यूनिफॉर्म वायर से मतलब है रो और ए कांस्टेंट है। रो और ए क्या है? कांस्टेंट। तो देखो अगर मैं ए से लेके सी तक की बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी है? एल। तो अगर मुझे ए से लेके सी तक निकालना है तो मैं लिखूंगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वायर की लेंथ कहाँ तक की? ए सी तक की और ए, और ए सी तक की लेंथ को मैंने किससे डिनोट किया है? एल से डिनोट किया है। तो मैं इसको लिख दूंगी रो एल बाई ए। अब देखो ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो तो आप कहेंगे रो लेंथ कहाँ से कहाँ तक? सी से लेके बी तक और एरिया रहेगा ए। अब देखो ये कितनी है? 100 माइनस एल, तो ये बनेगा, ठीक है। अब देखो R डिवाइड बाई X इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू पुट करता हूँ और सी बी की वैल्यू पुट करता हूँ। ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो R बाई X इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये फॉर्मूला आ गया। मात्र एक फॉर्मूला है हमारे इस टॉपिक के ऊपर। आप इसको नोट करो, फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। हाँ बेटा, इतना नोट किया आपने? देखिए हम ये कह सकते हैं इस तरीके का सेटअप है, चौके को स्लाइड करके बैलेंस पॉइंट ढूंढ लो, और बहुत से क्वेश्चन में इसको एक्चुअली नल पॉइंट भी बोलते हैं। नल मतलब क्या होता है बेटा? जीरो। नल होता है जीरो जहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता। आपने नल पॉइंट ढूंढ लिया तो इस एंड से यहाँ पे एक स्केल फिट होता है और इस एंड से आप इसकी लेंथ मेजर करेंगे L, तो बची कितनी लेंथ? 100 माइनस L। आपका एम क्या है? आपका एम है जैसे भी करो बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप कहेंगे ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ तक की वायर एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और यहाँ तक की वायर भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सेटअप को ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमें बैलेंस पॉइंट मिल चुका है या नल पॉइंट मिल चुका है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। और यहाँ बस मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला पुट कर दिया। रो और एक कांस्टेंट क्यों हुआ? कि पूरी वायर यूनिफॉर्म तरीके की बनी हुई है, सेम मटेरियल की। ऐसा नहीं है कि आधा टुकड़ा किसी और मटेरियल का है फिर टुकड़ा किसी और मटेरियल का है, नहीं। अब देखिए, और फिर फाइनली हम इस फॉर्मूले पे पहुंच चुके हैं। फॉर्मूला है हमारा R बाई एक्स इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। नोन अपॉन अननोन और इस पॉइंट से बैलेंस पॉइंट तक का डिस्टेंस और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस। अब इसमें 2 से 3 टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, बट आई नो वीडियो लेंथी हो चुका है तो हम इस पार्ट में, इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक करेंगे इसकी थ्योरी। आगे हम 2-3 चीज़ें स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप आंसर जरूर ढूंढ के रखना। बेटा ये जो एल शेप दिखाई दे रही है ना ऐसे, ये कॉपर की स्ट्रिप बनी होती है। हमने एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिखा नहीं है, वो मैं बोल के बताऊंगी, आपको खुद लिखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या जरूरत पड़ रहा है हमें? एक तो हमें ये एल शेप की थिक कॉपर स्ट्रिप्स, कैसे? अब आपको ढूंढना है कि थिक ही क्यों यूज किया, कॉपर की क्यों यूज की। ये जो वायर है मैंने कहा था एक पर्टिकुलर मटेरियल की बनी है, या तो ये कॉन्स्टेंटिन की बनती है या ये मैग्नीन की बनती है। लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, अननोन रेजिस्टेंस जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो, और एक बैटरी, क्योंकि बैटरी लगाओगे तभी तो सर्किट में करंट फ्लो होगा ना, और तभी आप नल पॉइंट ढूंढ पाओगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जो हमारा एक और डिवाइस बच गया है पोटेंशियल